हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनुप्रिया एंड आई एम फ्रॉम कल्याण। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और उसमें से हम करेंगे आज हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। और उसमें जो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे वो है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या बनता है हमारे पास कि कोई ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो सारी ऑब्जर्वेशंस की क्या हो, एक सेंट्रल फिगर हो, ठीक है, जिस उस वैल्यू को देखते ही हमें पता चल जाए कि ये पूरी ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताना चाहती है। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू जिससे हमें पूरी ऑब्जर्वेशंस की एक मिडिल वैल्यू या सेंट्रल फिगर मिल जाए, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। देखो, द सेंट्रल टेंडेंसी में बी defined as the tendency of the given set of observations to cluster around a single center or middle value, and the single value that represent the given set of observation is described as the measure of the central tendency or location or average। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इसको हम एक टेंडेंसी कहते हैं। कोई भी पूरी ऑब्जर्वेशंस जो है एक ही सिंगल वैल्यू के अराउंड क्या करेंगी, क्लस्टर करेंगी, और जो वो सिंगल वैल्यू पूरी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगी उसको हम क्या कह देते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या हम लोकेशन या एवरेज। तो हम कह सकते हैं कि हम एक सिंगल वैल्यू से पूरे डाटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, इसकी जो कंप्यूटेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। अ कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स हाई एवरेज प्रॉफिट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अगर हमने किसी कंपनी को रिकॉग्नाइज करना है कि इस कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, उसके प्रॉफिट्स पर जाएंगे, ये कंपनी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही। तो एक प्रॉफिट जो एक सिंगल वैल्यू है जिससे हम उस पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट में या एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उससे हम उस पूरे स्कूल की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ जी देखो, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं इसके मार्क्स 80 90 के बीच में आते हैं, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी है। और इस स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो यहाँ पर ना बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, ये 40-50 तक ही रह जाते हैं। तो एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रही है, वो हमारी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो हम ये पांचों ही मेथड्स इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज करना चाहिए, कौन सा एक आइडियल मेजर है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। तो देखो, ये हमें नीचे कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले, इट शुड बी प्रॉपर्ली अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। उन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए आपने डाटा लेना है वो पूरा प्रॉपरली होना चाहिए, और उसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हमें समझ ही ना आए। ठीक है, नेक्स्ट, इट शुड बी इजीली टू कॉम्प्रिहेंड, हमें आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, ये ना हो कि उस डाटा से जो सेंट्रल वैल्यू निकालनी है उसको कैलकुलेट करने का मेथड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि उसे में निकालने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए, तो उसका तो बेनिफिट ही नहीं है। नेक्स्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन। देखो, अभी हमने बात की कि जो वो सेंट्रल वैल्यू होगी वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर उस डाटा को पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो मतलब कि वो सिंगल वैल्यू किस बेसिस पर निकलनी चाहिए, सारे ही ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर। अगर एक सिंगल वैल्यू पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी तो वो पूरे डाटा के बेसिस पर ही कैलकुलेट करनी चाहिए, और उसमें सारी डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड हैव द सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इसका मीनिंग क्या है कि देखो, अगर कोई स्टूडेंट, अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, हम कहते हैं ऑन एन एवरेज यहाँ के स्टूडेंट के मार्क्स जो आते हैं वो 70 to 80% आते हैं। हो सकता है वहां पे कुछ स्टूडेंट्स हो जिनके मार्क्स 40-50 रहे, और कुछ स्टूडेंट हो, मतलब बहुत कम हो ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 90+ आते हैं। तो एक्सट्रीम का जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए सेंट्रल पर, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, इससे क्या आएगा, हमारी सेंट्रल वैल्यू की फिगर जो है वो आराम से मतलब सही नहीं निकलेगी, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पोर्शन वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, देखो, अब अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं कि हम अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन होती क्या है, हम सिंगल लैंग्वेज में, एक लेमैन की लैंग्वेज में अरिथमेटिक मीन को एवरेज भी बोल सकते थे, और नॉर्मली अगर हम मीन भी बोलते हैं तो उसको भी हम यही कहते हैं कि ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है। जो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले हम अरिथमेटिक मीन को अच्छे से समझ लें कि अरिथमेटिक मीन होती क्या है। तो देखो, अरिथमेटिक मीन को हम लेमैन की लैंग्वेज में सिंपल मीन भी बोल सकते हैं, इसको एवरेज भी बोलते हैं कई लोग,
ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, हम 3 वेज से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, हम सभी मेथड्स को वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, और एक हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 तरह के मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम जो है मीन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये तीनों ही मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे पास जो सीरीज होती हैं वो 3 तरह की सीरीज होती हैं, और ये तीनों ही मेथड उन सीरीज में अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है, ओनली वन वेरिएबल होता है वहां पे एक्स। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। देखो इंडिविजुअल में सिर्फ क्या होता है, वन वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट में हमारे पास क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं। और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एक सीरीज होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो ये 3 तरह की हमारे पास सीरीज हैं। ठीक है, इन तीनों ही सीरीज के ऊपर ही हम तीनों ही मेथड्स अप्लाई करके हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मेथड, अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है और सीरीज कौन सी है हमारे पास, इंडिविजुअल। एक और बात देखो, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। मीन आप तीनों में से किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, आंसर हमेशा सेम रहेगा, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आता मेथड को चेंज करने से। ठीक है, मेथड तीनों में से कोई भी अडॉप्ट कर लो, इन तीनों ही सीरीज में कोई भी मेथड अडॉप्ट करके अपना आंसर निकाल लो, तीनों ही मेथड में से कोई भी यूज कर लो, पर आंसर जो रहेगा हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आती है इंडिविजुअल सीरीज। ये हम डायरेक्ट मेथड की बात करने, देखो मैं तीनों ही सीरीज के आंसर्स निकाल के दिखाऊंगी, तीनों ही एग्जांपल्स लेंगे हम इसमें, इंडिविजुअल की भी लेंगे, ये देखो डिस्क्रीट की भी लेते हैं हम इसमें, और कॉन्टिन्यूस की भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हम मैं वेरिएबल ले रही हूँ कि एक्स एक वेरिएबल है, और हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 3, 2, 1, 5 एंड 4। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारे पास मीन का फॉर्मूला, सबसे पहले देखो मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है एक्स के ऊपर बार, जब भी एक्स के ऊपर बार होगा मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स अपॉन एन। अब इसमें समेशन एक्स का मतलब क्या है कि जो भी सीरीज आपको गिवन है उसका क्या कर लो, सम टोटल ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। समेशन एक्स का मीनिंग है सम टोटल ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ही ऑब्जर्वेशंस का क्या कर लोगे टोटल, तो हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा। अब देखो इसका टोटल कर लें, 3 + 2 5, 5 + 1 6 + 5 11 + 5 4 15, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास ये, इसमें हमने वैल्यूज पुट करी तो ये हमारे पास मीन निकल के आ गई है 3। तो ये था हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, ये है डायरेक्ट मेथड से हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने निकाल दिया। अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या है, 2 ऑब्जर्वेशन है, तो एक हमारे पास होगी एक्स और एक उसकी गिवन होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब मैंने एक्स ले ली 3 2, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल सिंपल से लेट की है, इसके बाद हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास जिसकी मान लेते हैं 4 है, 1 है, 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो देखो मीन का इसमें जो फॉर्मूला बनता है, देखो इसको ना कैलकुलेट करने का सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होता है कि आप ना फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो टेबल बनाना है ऊपर उसमें क्या कैलकुलेशंस करनी है। कई बार बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि टेबल में क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाएगी अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। अब देखो मुझे पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ तो उसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा समेशन एफ एक्स
अपॉन समेशन एफ। तो देखो मुझे पता चल गया, एक तो मुझे एफ इंटू एक्स का टोटल चाहिए, दूसरा मुझे समेशन चाहिए एफ का, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए मुझे। तो मेरे पास एफ का टोटल तो निकल जाएगा यहाँ से, दूसरा हमें क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स का टोटल। तो एफ इंटू एक्स कर लेते हैं, 3 इंटू 4 इज 12, 2 इंटू 1 इज 2, 5 इंटू 3 इज 15, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। अब कर लेंगे इसका टोटल, ये आ रहा है हमारे पास 43 अराउंड, और ये आ रहा है हमारे पास 10। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, देखो 43 अपॉन 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4.3। देखो डिस्क्रीट सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी कॉन्टिन्यू सीरीज की। देखो कॉन्टिन्यू सीरीज में क्या होता है, इंटरवल्स गिवन होते हैं वहां पे। आज तो आपको क्या गिवन होंगे, क्लास इंटरवल्स, कि हाँ जी ये क्लास के ये इंटरवल वाले में इतने मार्क्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी एज है, मतलब कोई भी आपको फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं इसमें। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास इंटरवल गिवन होगा। मेरे पास क्लास इंटरवल में मैंने लेट किया कि 0 to 10 है। ठीक है, क्लास इंटरवल को आप सी आई भी लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इजी कर लेती हूँ, अब स्पेस की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये देखो हम ले लेते हैं इसको सी डॉट आई। इसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया कि होता क्या है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10 to 20, नेक्स्ट ले ली मैंने 20 to 30, और नेक्स्ट ले ली मैंने 30 to 40। फ्रीक्वेंसी लेट कर ली मैंने 3, 1, 2 एंड 4। देखो कॉन्टिन्यू सीरीज का जो फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला कि आप फॉर्मूले इसको याद करो। तो फॉर्मूला क्या है इसका, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब आप तो बोलोगे तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी एफ एक्स ही लिया था, पर यहाँ पर देखो एक्स लिया है, पर हमारे पास तो यहाँ एक्स है ही नहीं। तो ये एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे एक्स लेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, लोअर लिमिट, ये देखो मैं यहाँ पे लिख ली हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो मेरे पास लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 15। 20 plus 30 divided by 2, that is 25. 30 plus 40 divided by 2, that is 35। तो उसके बाद हमने फॉर्मूले में लिखा f into x, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 15, 15, 15, और ये आ गया हमारे पास 140। अब इसका चाहिए हमें टोटल, और इसका चाहिए टोटल, दोनों का टोटल कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारा 220, और ये आ रहा है हमारा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 220 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 22। तो देखो डायरेक्ट मेथड से मैंने तीनों ही सीरीज की आपको आंसर्स निकाल के बता दिए कि कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे, टेबल्स में क्या क्या कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ेगी। इससे आपके हर तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलेस को याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको सबसे पहला फॉर्मूला बताया समेशन एक्स अपॉन एम, डिस्क्रीट सीरीज में बताया समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। देखो डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स भी गिवन होगा और एफ भी गिवन होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास एक्स नहीं गिवन होगा। तो फॉर्मूला तो वही है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, पर जो एक्स है वो निकलेगा कैसे, वो होगा मिड पॉइंट किसका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमने तीनों ही उसके साथ अपने फॉर्मूले जो है वो निकाल लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड बनता है वो क्या है, एज्यूमिंग। देखो ये जो हमने एग्जांपल्स लिए ना, इसी से ही मैं सेम एग्जांपल्स लेके हम दूसरे मेथड से कैलकुलेशंस करके देखेंगे, और देखना आंसर्स बिल्कुल सेम बनेंगे। अभी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है हमारे पास एज्यूमिंग। ठीक है, एज्यूम्ड मेथड को भी हम तीनों में ही अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यू सीरीज। चलो, अब इसमें भी मैंने देखो वो सेम ही एग्जांपल लेने जो मैंने पिछले वाले में लिया डायरेक्ट मेथड के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो कि आंसर्स हमारे सेम बनेंगे हम कोई भी मेथड यूज करें। तो देखो x ले लेते हैं हम, कितना है हमारे पास 3, 2, 1, यही लिया था हमने लास्ट में भी 5, 4। ठीक है, अब देखो इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एज्यूम्ड मीन। तो देखो इसके ना थोड़े से स्टेप्स हैं, पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवा देती हूँ कि कैसे आपने एज्यूम करना है। तो ये स्टेप्स आप नोट डाउन भी कर सकते हो साथ ही साथ।
तो देखो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, एज्यूम एनी नंबर, किसी भी नंबर को आपने क्या कर लेना है, मीन एज्यूम करना है। ठीक है, स्टेप 2, किसी भी नंबर को आपने एज्यूम मीन ले लिया, उसके बाद हमने लेनी है डिविएशंस। टेक द डिविएशंस फ्रॉम द एज्यूम मीन, कि हमने डिविएशंस लेनी है किससे, जो हमने मीन एज्यूम की है। ठीक है, उसके बाद अब देखो डिविएशंस का मीनिंग क्या होता है, मैं डिविएशंस की मीनिंग को भी डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि डिविएशंस का मीनिंग एक्चुअल में है क्या। तो देखो डिविएशंस का मीनिंग क्या होता है, व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर is subtracted from the all observations of the series। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर नंबर को सीरीज की सारी ऑब्जर्वेशन से माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, डिविएशंस। क्योंकि हमें इस जो जब हम इसके फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला में अप्लाई करना है वो हमें डिविएशंस चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप थर्ड है इसका। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इजी से याद भी हो जाएगा और सारे फॉर्मूलाज भी आपको समझ में आ जाएंगे। स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ डिविएशंस। हमने क्या करना है, डिविएशंस का क्या कैलकुलेट कर लेना है, सम फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। जो भी हमने एज्यूम्ड मीन से डिविएशंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसका हमने क्या कर लेना है, सम कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, चलो अब हम इसको देखो क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया हमने। तो देखो हमारे पास सबसे पहले मैंने मान लिया कि इसमें मैंने ए को लेट कर लिया कि लेट ए, सपोज करो कि ए 2 इज माय एज्यूम मीन, तो मैंने इसको ए लिखना है। जिसको भी हम एज्यूम मीन लेट करेंगे उसको हम क्या लिख लेंगे, ए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला कि हम डिविएशंस लेंगे एक्स माइनस ए, और जब डिविएशंस ले लेते हैं उसको हम जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो हम डी से देते हैं, डी। ठीक है, देन 3 माइनस 2, अब मैंने बोला कि डिविएशंस लेनी है, तो 3 की 2 के साथ डिविएशन लेंगे, दैट इज 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, लास्ट स्टेप में मैंने बोला देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, एज्यूम मीन, वो मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया। सेकंड स्टेप मैंने आपको सिखाया कि हमने डिविएशंस लेनी है, तो हमने सेकंड स्टेप में देखो डी कैलकुलेट कर लिया, डी इज डिविएशंस फ्रॉम द एज्यूम मीन। एंड लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमने डिविएशंस कैलकुलेट की है उसका क्या कर लेना है, सम। तो हमने यहाँ पे टोटल कर लेंगे इसका। ठीक है, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 5। अब आती है बात फॉर्मूले की। ठीक है, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है इसका, एज्यूम मीन का, हमने मीन को रिप्रेजेंट वैसे ही करना है एक्स के ऊपर बार के साथ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हमने एज्यूम किया उसको ऐड कर देना है। हमने टोटल लेना है किसका, जो भी हमने टोटल समेशन डिविएशंस का हमने क्या निकाला होगा, टोटल। ठीक है, इसको x माइनस ए भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि x माइनस में एक जो है वो है किसके एक्चुअल हमने कैलकुलेट किया है, डी के। हमने ज्यूम किया ना x माइनस ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और हमने इसको डिवाइड किसके साथ करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही n जो हमने लास्ट में लिया था। तो n हमारे पास है कितना, 5। एज्यूम में मैंने कितना किया था, 2 प्लस, अब देखो टोटल कितना आ रहा है, 5 अपॉन ये नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो कितना आ गया 5। देखो 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। अब देखने वाली बात है, देखो हमारे पास जो मीन आ रही है ये हमने कौन से मेथड से कैलकुलेट की है, एज्यूम मीन के साथ। सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल। हमारा आंसर निकल के आ रहा है 3। अब देखो ऊपर चेक करो, जो भी हमने पहले किया था वहां पर भी सेम आंसर आ रहा था हमारा, देखो 3। मीनिंग समझ में आया कि हम कोई भी मेथड यूज कर लें, कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लें, पर आंसर जो हमारा रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलो अब डिस्क्रीट सीरीज का भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम एज्यूम मीन मेथड से। इसके लिए हमारे पास क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स और एक एफ।
ठीक है, अब x मैंने लिया, जो मैंने पिछली एग्जांपल ली थी मैं उसी के अकॉर्डिंग लूंगी, 3 2 5 7 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 1 3 2। ठीक है, अब देखो मैंने लेट किया कि मेरी जो एज्यूम मीन है वो कौन सी है, 3 को लेट कर लेती हूँ। चलो, ये नहीं होता कि आपने नीचे से लेनी है ऊपर से लेनी, कहीं से भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने 3 को एज्यूम मीन लेट कर दिया। ठीक है, फिर से वही स्टेप, डी ने कैलकुलेट करेंगे, डी किसके इक्वल होता है x माइनस ए के। तो देखो वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट स्टेप किया था, डिविएशंस कैलकुलेट कर लेंगे। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 2 हाँ 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है डिविएशंस। अब डिविएशंस आ गई हैं, अब देखो इसमें फ्रीक्वेंसी भी थी तो उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था। देखो इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं। मीन का फॉर्मूला होता है, अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज ले तो a प्लस सिमेशन एफ डी अपॉन सिमेशन एफ। तो हमें एफ डी चाहिए, हमें एफ गिवन है, डी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो एफ डी निकाल लेते हैं हम मल्टीप्लाई करके। 0, ठीक है, -1 6 एंड 8, तो इसका टोटल कर लेंगे 13 आ गया। एफ का टोटल कर लेते हैं, ठीक है 10 आ गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला ए हमने कैलकुलेट किया था 3, एफ डी आ रहा है हमारा 13 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 1.3 विच इज इक्वल टू 4.3। तो देखो ऊपर हमने अभी कैलकुलेशंस की हैं, वो हमारे पास कितना आ रहा था, देखो 4.3, देखो बिल्कुल सेम आया ना। अगर हम क्या करेंगे, सेम किसी भी मेथड को अप्लाई करेंगे मीन को कैलकुलेट करने के लिए, हमारे आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कोई बच्चे को माइंड में ये डाउट रहता है कि हम ये मेथड निकालेंगे, तो नहीं, पेपर में आपको आने हैं एमसीक्यूज, तो आप कोई भी मेथड जो इजीली फटाफट से अडॉप्ट करके निकाल सको, दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है, जितना टाइम सेव हो सके उतना बेटर है आपके लिए। जहां पर आपको लगता है कि सिंपल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मैं कैलकुलेट कर दूं क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, मुझे कैलकुलेट करना आसान है, जहां पे आपको लगेगा कि नहीं मुझे डायरेक्ट मेथड नहीं है, ज़ूम इन से करना है, फटाफट से निकल जाएगा, तो आप उसके लिए ऑप्ट करो, वो आपके लिए आसान है। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में वैसे गिवन होगा, आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, सेम वैल्यूज पुट करते हैं। क्लास इंटरवल हमने लास्ट में ली थी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने कितनी ली थी, वही सेम ले रहे हैं हम, 3 1 2 एंड 4। इसमें भी हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक्स। एक्स क्या होती है हमारी डिविएशंस, सॉरी सबसे पहले हम लेंगे एक्स, क्योंकि इसमें तो एक्स ही नहीं है, तो डिविएशंस कैसे ले सकते हो, तो एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट किसका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 35। ठीक है, अब इसमें से हम किसी को भी लेट कर लेते हैं ए। मैंने मान लिया कि मेरे लिए ये क्या है, मेरी एज्यूम मीन। ठीक है, चलो मैं इसको रेड से कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, इसको मैंने ए लेट कर लिया। अब मैंने अगर इसको ए लेट कर लिया तो मुझे डिविएशन निकालनी है। अब डी किसके इक्वल होगी मेरे लिए, एक्स माइनस ए के इक्वल। ठीक है, एक्स कितना है 5, ए कितना है दिस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू -10, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। ठीक है, देखो इसका भी कुछ करना है, तो एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, देखो ये क्या आ गया -30, ये क्या आ गया 0, ये बन गया 20 और ये बन गया 80। तो अब इसका करेंगे टोटल, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 70, और उधर से फ्रीक्वेंसी का टोटल ये हमारे पास आ रहा है 10। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है, ए नेशन है। ठीक है, एज्यूमिन हमने कितनी ली थी 15, इसमें ली थी, एफडी कितना आ रहा है 70 अपॉन 10, तो 15 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, देख लो अभी ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया था कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में, तो कितना आ रहा था 22। तो देखो दोनों ही मेथड्स में जब हमने अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या बन गया है, बिल्कुल से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब हमारा लास्ट मेथड है अर्थमेटिक मीन के लिए, वो है स्टेप डिविएशन मेथड, वो भी हम करके देख लेते हैं।
देखो जो स्टेप डिविएशन मेथड है हमारे पास, ये ना सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, कॉन्टिन्यूस के ऊपर। ये ना तो डिस्क्रीट में लग सकता है ना ही इंडिविजुअल में। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको इसका पहले फॉर्मूला बता देती हूँ और इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस के ऊपर अप्लाई होता है और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। देखो मीन इज इक्वल टू, हमारे पास मीन किसके इक्वल होती है, ए प्लस सिमेशन एफ डी डैश लेते हैं हम इसमें, अपॉन करेंगे सिमेशन एफ, मल्टीप्लाई करते हैं। एक सेकंड मैं इसको क्लियरली लिख दूं। चलो ए प्लस सिमेशन एफ डी डैश, ठीक है, डी के ऊपर डैश होती है अपॉन सिमेशन एफ इनटू आई। अब देखो इसमें जो ये आई लिखा है ना मैंने, इसका मीनिंग क्या होता है, गैप बिटवीन द इंटरवल्स। ठीक है, मैं इसको क्लियरली डिफाइन कर देती हूँ आपको, ताकि आपको ये माइंड में डाउट ना आए किसी को भी कि क्यों ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही अप्लाई होना है। तो इसको हम लिखेंगे गैप बिटवीन द इंटरवल्स। अब देखो लैंग्वेज देखो, गैप बिटवीन द इंटरवल्स का है उन्होंने। अब इंटरवल्स होते किसमें है भाई, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। उसी में हमने क्लास इंटरवल लिख के उसकी मिड पॉइंट निकाली थी ना। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल ही नहीं होंगे तो हमारे पास उनका गैप कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो गैप सिर्फ और सिर्फ इंटरवल्स के बीच में, गैप इंटरवल्स कहाँ पे होते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में होते हैं। और हमें आई की वैल्यू चाहिए होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कहाँ से निकल के आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज से। यही एक रीजन है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही अप्लाई होता है। क्लियर है सबको? चलो अब इसका भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सेम वही वाली एग्जांपल लेंगे जो हमने कॉन्टिन्यूस की पीछे ली थी, ताकि आपको ये वेरीफाई रहे कि जो आंसर है वो तीनों ही केसेस में सेम रहेगा, हम कोई भी मेथड को अडॉप्ट कर लें। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही सिर्फ इसमें यूज होगा, कोई भी ये मेथड जो है किसमें अप्लाई नहीं होगा, डिस्क्रीट या इंडिविजुअल में। ठीक है जी, चलो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। क्लास इंटरवल वैसे ही सेम लेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है जी, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, ये है हमारे पास 3, 1, 2 एंड 4। उसके बाद हम लेंगे मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स देखो वैसे ही सेम कैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे पीछे लिए थे हमने, 25, इसका कितना आ जाएगा 35। अब हमने क्या करना है, एज्यूम करना है किसी को, इसमें भी एज्यूम तो करेंगे, देखो ए की वैल्यू तो इसमें भी आएगी, पर इसमें एक आई भी है, वो मैं बता दिया मैंने आपको क्या होता है। तो डी कैलकुलेट कर लेंगे, डी किसके इक्वल है, x माइनस ए के इक्वल। तो 5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -10, दिस इज 0। ठीक है, 25 माइनस 15 इज 10, 35 माइनस 15 इज 20। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसमें एक और स्टेप आएगा डी डैश का। तो डी डैश किसके इक्वल होता है, डी अपॉन आई के इक्वल होता है। डी को आई के साथ डिवाइड करेंगे, देखो इसमें आई क्या है, 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, जो इंटरवल्स के बीच का गैप है उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो गैप हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो -10 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू -1, 0 अपॉन 10 इज 0, 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2। उसके बाद लास्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, f इंटू डी डैश। तो f इंटू डी डैश कितना आ गया, 3 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू -3, 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 प्लस 2 10 माइनस 3 इज 7। और इधर से हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, वो हमारा कितना रहा है 10। अब देखो सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं। मीन की वैल्यू है a प्लस सिमेशन एफ डी डैश अपॉन सिमेशन एफ। तो ए हमने क्या लेट किया था 50, एफ डी डैश हमारे पास आ रहा है 7, सिमेशन एफ हमारे पास कितना है 10। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आई के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22। तो देखो हमने तीनों ही मेथड से मीन को कैलकुलेट किया और तीनों ही केसेस में हमारे जो आंसर्स हैं बिल्कुल सेम आए। तो ये थी सारी एप्लीकेशन सारे मेथड्स की कि कैसे कैसे अप्लाई होंगे। देखो अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज आते होंगे, इनको एप्लीकेशंस करने की मेथड्स पता होंगे, क्या टेबल बनाना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर है सबको? तो देखो थोड़ा सा देख लेते हैं हम जो आपको उसमें स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस गिवन है। अगर मैं डायरेक्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करवाती तो आपको शायद डायरेक्टली समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको पहले आपको क्लियर कराया है कि कौन सा मेथड कहाँ पे अडॉप्ट होगा, इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, और तीनों के आंसर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बिल्कुल सेम बनते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपके यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, देखना जल्दी से समझ में आएंगे आपको, क्योंकि आपको कंप्लीट क्लियर है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है।
देखो यहाँ पे गिवन है फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन द रुपीज ऑफ द 9 वर्कर्स। देखो आपको एन की वैल्यू गिवन है कि 9 वर्कर्स हैं और इंडिविजुअल सीरीज है तभी सिर्फ एक एक वैल्यू गिवन है कि 58, 62 एक ही वेरिएबल गिवन है आपको। ठीक है, क्या गिवन है? वेजेस गिवन है 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84 एंड 75। कैलकुलेट करनी है मीन वेज, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इंडिविजुअल सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको? समेशन x अपॉन n। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल का, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है मीन के लिए अप्लाई होएगा समेशन x अपॉन n। ठीक है, तो समेशन x हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा? देखो 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 75 दैट इज इक्वल्स टू 562। ठीक है, तो कितना है हमारे पास? 562। 9 ऑब्जर्वेशंस है, इसको कर दो, कैलकुलेट कर लो। 9 6 का 54, 22, 9 2 जा 18, 40, 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 62.44। ऐसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स वाली आती है। इसमें भी हमने मीन वेट निकालना है और सेंट जेवियर्स कॉलेज। देखो जब भी आपको क्या गिवन होगी, क्लास इंटरवल गिवन होगी, तो आपने मिड वैल्यू निकाल लेनी है सबसे पहले। तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास कितनी निकल के आ गई है? 44 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, ऐसी हमने इसकी मिड वैल्यू निकाल ली, इसकी भी निकाल ली और इसकी भी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बनाया था? अगर हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे होंगे तो फॉर्मूला सिर्फ क्या बनेगा? समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ। तो एफ हमारे पास गिवन है, एक्स हमने निकाल लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो समेशन ऑफ एफ के साथ, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगी? इन्होंने देखो समेशन एफ को ना कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है। ये अलग अलग बुक्स के अलग अलग मेथड है, आप इसको समेशन एफ भी लिख सकते हो और एन भी। अगर स्मॉल एन लिख लियो मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जब भी ये कैपिटल एन रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल एन का मीनिंग होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जब भी ये टोटल करेंगे तो उसका मीनिंग यही होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कहीं पर भी उन्होंने मेथड्स नहीं कहा, इसमें उन्होंने कहीं डिस्क्राइब नहीं किया कि आप कौन सा मेथड लगाओगे, डायरेक्ट लगाओगे, शॉर्टकट लगाओगे, एज्यूम मीन लगाओगे या स्टेप डिविजन लगाओगे। उन्होंने कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया, किसी भी मेथड से अप्लाई करके निकाल सकते हो। क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकलेगी? मिड वैल्यू। ये देखो मिड वैल्यू निकाल ली इन्होंने, एज्यूम भी इनके साथ किया, तो देखो मिड वैल्यू निकाल के एक चीज को क्या कर लिया इन्होंने? एज्यूम कर लिया। एज्यूम भी नहीं, इन्होंने तो लास्ट वाला स्टेप डिविजन मेथड से किया है। देखो ठीक है, देखो मैंने जो आपको आई बताया था, गैप बिटवीन द इंटरवल्स, इन्होंने उसको सी रिप्रेजेंट किया है। देखो रिप्रेजेंटेशन करने के मेथड अलग हो सकते हैं बट उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सी इज द गैप बिटवीन द इंटरवल्स। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो सी, स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरवल्स में कितना गैप है। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू गिवन है। मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट कर ली? डी। डी हमने कैसे निकाली है? एक चीज को हमने ए ऐड कर लिया, उसके बाद उसकी क्या ले ली? डिविएशंस। डिविएशंस कैलकुलेट करने के बाद गैप बिटवीन द इंटरवल्स, इन दोनों का आपस में गैप देख लेना है कितना आएगा। ठीक है, ये गैप जितना भी आएगा उसके साथ डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास डी डैश की वैल्यू आ जाएगी। एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश के साथ, एफ डी डैश निकलेगा, और डिवाइड किसके साथ करेंगे हम? समेशन ऑफ एफ के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? सी के साथ। आपकी इस बुक के अकॉर्डिंग सी है, मैंने जो बताया था वो आई था, बट मीनिंग दोनों का सेम है, गैप बिटवीन द इंटरवल्स, दोनों के बीच में जो गैप है उसके अकॉर्डिंग लेना। क्लियर है सबको? देखो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे मीडियन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका। ठीक है, थैंक यू।